स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। आज हम बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में आपके बीच में जो हम लोगों ने चर्चा की थी पाठ्यक्रम पर, उसका पहला टॉपिक भाषाई समझ, जो कि किसी भी भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम यहाँ पर विशेष शिक्षक की बात करने जा रहे हैं। विशेष शिक्षक भर्ती के लिए बिहार एक पहला राज्य है जिसने पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया है, और उसी का जो सिलेबस आया उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है विशेष शिक्षक के संबंध में, जब हम आम तौर पर बात करते हैं तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन विशेष शिक्षक के लिए हम भाषा का यहाँ पर मायने कुछ और ही लेकर के ले चलते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं कि एक हेयरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चा है, जो सुन बोल नहीं सकता, उसे समाज में अपना स्थान बनाने के लिए कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कौन कौन से उसके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, इन सारे बिंदुओं पर भी हमको बात करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये आवश्यक समझते हैं कि भाषाई समझ की बात जहाँ पर हिंदी विषय में आती है, वहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन कहना चाहेंगे, ध्यान देंगे। भाषा संप्रेषण में संप्रेषण के जितने साधन, संप्रेषण के जितने साधन, उनमें भाषा श्रेष्ठ महान। भावों और विचारों का, भावों और विचारों का इससे होता आदान प्रदान। भावों और विचारों का इससे होता आदान प्रदान। अब हम इन लाइनों के माध्यम से समझ चुके हैं कि भाषा वो है जिससे हम अपने मन के भाव किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ समझना सिर्फ ये है कि भाषा जो हम बोल रहे हैं या जो भाषा वक्ता द्वारा बोली जा रही है, वही भाषा क्या सामने वाला, सुनने वाला जो है, जो श्रोता है, क्या वही भाषा समझ रहा है? तो हिंदी अगर वक्ता की भाषा है और हिंदी ही श्रोता की भाषा होगी तो आपस में संप्रेषण बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मतलब ये कि विचारों का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर भाषा में भिन्नता है कि सुनने वाला किसी और भाषा क्षेत्र का है और बोलने वाला किसी और भाषा क्षेत्र का है, तो उन दोनों के बीच में संवाद स्थापित हो पाना इतना आसान नहीं रह जाता। उसी प्रकार से हम विचार करते हैं तो जब एक बच्चा सुन बोल नहीं पाता है और आमतौर पर समाज में ऐसे लोगों की संख्या कम है, तो ज़्यादातर ऐसे बच्चों का समाज के प्रति जो अपना संप्रेषण है, जो मन के विचार हैं, वो प्रकट कर पाना कठिन हो जाता है। तो इसी आधार पर हम बात करते हैं। आज हमने कुछ आपके लिए सेलेक्टेड मटेरियल तैयार किया है, जो हम कम पूरे इसी बोर्ड पर जो दिया हुआ है उसी बोर्ड पर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि इतने मैटर में ही आपको भाषा से संबंधित कोई समस्या न रह पाए। तो देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने जो लाइन अभी बोलने का प्रयास किया था वही पुनः बोलेंगे। भाषा संप्रेषण के जितने साधन, संप्रेषण के जितने साधन, उनमें भाषा श्रेष्ठ महान। भावों और विचारों का इससे होता आदान प्रदान। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है भाषा का शाब्दिक अर्थ। भाषा का शाब्दिक अर्थ, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है वाणी या कहना या प्रकट करना। देखिए, भाष धातु का जो मतलब है
वो यहाँ पर हम समझना चाहेंगे। एक तो है वाणी, दूसरा है कहना, तीसरा है प्रकट करना, तीसरा है प्रकट करना। अब यहाँ पर हमें समझना है कि वाणी जो हम जिससे बोल रहे हैं या हम अपनी बात जो कह रहे हैं, जो बात अपनी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या हम अपनी बात सामने वाले को पहुंचा पाए हैं। अतः व्यक्ति अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करता है। एक बात ये स्पष्ट हो गई कि भाषा वो है जिससे हम अपने भावों और विचारों को, मन में जो हमारे भाव हैं और जो हमारे विचार हैं, हम दूसरे तक प्रकट कर पाते हैं, वही भाषा है। अब भाषा की जो परिभाषा है वो यहाँ पर ध्यान देंगे। हम आपस में एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं या बोलते हैं वो भाषा है। एक परिभाषा हम और बना सकते हैं कि भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है। इस तरीके से और भी बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों को परिभाषाओं पर या किताबी भाषा पर नहीं जाना है। हमें सिर्फ आत्मसात करना है भाषा कि भाषा क्या है। तो भाषा सीधे शब्दों में हमारे मन के विचार हम दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाए, यही भाषा का काम है। मन के भाव और विचार दूसरे तक प्रकट कर पाना ही भाषा है। अब भाषा के भेद, यहाँ पर एक पॉइंट है, भाषा के भेद। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा के भेद कितने हैं, तो भाषा के दो भेद हैं। एक है व्यक्त भाषा और दूसरा है अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा के तीन भाग हैं। व्यक्त भाषा के तीन भाग हैं। नंबर 1 कथित भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। देखिए, कथित भाषा मतलब मौखिक भाषा। कथित भाषा मतलब मौखिक भाषा। एक बात हम अपनी किसी से बोल करके, कह करके मौखिक रूप से अपनी बात प्रस्तुत कर देते हैं और सामने वाला बात सुन करके समझ जाता है। वो नंबर 1 पर आया मौखिक भाषा। नंबर 2 पर आया लिखित भाषा। हमने अपनी बात कोई भी कागज पर किसी भी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, किसी में भी हमने लिख दिया और लिख करके सामने वाले को अपनी बात हमने दी। अगर वो व्यक्ति मेरी ही भाषा भाषी है तो उसने मेरी बात समझ ली और मेरे विचार, उसके विचार आपस में मिल गए और हमने अपनी बात दूसरे तक बिना बोले पहुंचा दी। वो बात हो गई मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा के साथ वो हो गई लिखित भाषा की। अब देखिए, तीसरा बिंदु आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का तात्पर्य यह है कि जब हम, देखिए, सांकेतिक भाषा में जब हम सड़क पार करते हैं, सड़क पार करते समय जो रेड लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन लगी होती है, उससे हम बिना बोले, हमसे वहां कोई कुछ बोलता नहीं है, हमने केवल लाइट देख करके ही समझ लिया कि हरी लाइट है तो हमें जाना है, लाल लाइट है तो हमें रुकना है और पीली लाइट है तो हमें चलने के लिए सावधान हो जाना है या चलते रहना है। तो अब देखिए, यहाँ पर एक बात तो ये हो गई सांकेतिक भाषा की, जो लोग सुन बोल लेते हैं या जो नहीं सुन पाते हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है। तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा सांकेतिक भाषा में बात करता है। यहाँ पर हम आपको सांकेतिक भाषा में ABCD सुनाना चाहते हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते वो कैसे आपस में बात करते हैं। ABCDEFGHIJ ये हो गया सांकेतिक भाषा में एक मूक बधिर बच्चे का जो इंग्लिश में अल्फाबेट है वो हमने आपको बताया। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम यहाँ पर अपनी बात को संक्षिप्त करने के लिए अपनी बात यहाँ रोकते हुए आगे हम इसी भाषा वाले टॉपिक पर आ रहे हैं। हमने अभी भाषा के जो भेद बताए, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। तो जो व्यक्त भाषा है, इस व्यक्त भाषा में आपने देखा कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा
तीन प्रकार की भाषा व्यक्त भाषा हो गई। हमारे साथ आप भी बोलेंगे, पहले कथित या मौखिक भाषा, दूसरे नंबर पर लिखित भाषा, तीसरे नंबर पर सांकेतिक भाषा। अब तीनों का मतलब आप समझ चुके हैं। अब दूसरा बिंदु है, व्यक्त भाषा के बाद दूसरा बिंदु है अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा में देखिए, अव्यक्त भाषा किनकी होती है? अव्यक्त भाषा पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा, कीड़े मकोड़ों की भाषा। अब देखिए, इनकी भी आपस में बात होती है। पशुओं की भी बात होती है, जैसे गाय बां करके बोलती है, बकरी में में करके बोलती है, बिल्ली म्याऊं करती है। तो बिल्ली का जो बोलने का तरीका है, या गाय का जो बां करने का तरीका है, बकरी का जो में करने का तरीका है, वो एक बकरी दूसरी बकरी को समझा लेती है, एक गाय दूसरी गाय को समझा लेती है। इसी तरीके से कीड़े मकोड़े अपनी बात एक दूसरे से कर लेते हैं, कुत्ते अपनी बात कर लेते हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं, कीड़े मकोड़े अपनी भाषा में अपने तरीके से जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं, आपस में समझ लेते हैं, लेकिन वो मानव मात्र नहीं समझ पाता। उनकी जो भाषा है वो मानव नहीं समझ पाता, इसीलिए उनकी भाषा अव्यक्त भाषा की श्रेणी में आ गई। अब आप देखते हैं यहाँ पर एक हमने ये सिद्ध कर दिया कि भाषा के भेद। भाषा के भेद में एक व्यक्त भाषा है, व्यक्त भाषा के अंतर्गत मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा है, और अव्यक्त भाषा में पशु पक्षियों की भाषा तथा कीड़े मकोड़ों की भाषा आती है। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु आएगा मातृभाषा एवं राजभाषा के रूप में हिंदी। मातृभाषा एवं राजभाषा के रूप में हिंदी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मात्र दूसरा भाषा, एक मात्र और दूसरा भाषा। मातृभाषा, मातृभाषा, मात्र का मतलब माता की भाषा। माता, सबसे पहले बच्चा अपनी माँ की जो भाषा होती है उस भाषा को समझता है और उसी में अपने विचारों का संप्रेषण करता है। तो यहाँ पर मातृभाषा हो गई। और राजभाषा का मतलब हुआ, राजभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और भाषा। तो राजभाषा का तात्पर्य ये हुआ कि राजकीय व प्रशासकीय या प्रशासनिक कार्यों के लिए जो निर्धारित भाषा शैली है उसका प्रयोग किया जाता है राजभाषा के अंतर्गत। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाषा का आधार और स्वरूप। भाषा का आधार और स्वरूप, इसके भी तीन भेद हैं। भाषा का आधार और स्वरूप, इसके भी तीन भेद हैं। एक है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण में देखिए, वर्ण का मतलब ये है कि जैसे हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अहा क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म या रा लावा शा खा शा हा छ त्र ज्ञ स्रा। अब ये देखिए उसी तरीके से अ र न उ का आदि, जब तक ये अलग अलग बिखरे हुए हैं तब तक ये वर्ण है, और जब ये क्रमशः सार्थक रूप से आ जाते हैं न य न, और इन तीनों को मिला दिया गया, तीनों वर्णों को मिलाने के बाद एक शब्द बना नयन। इसी तरीके से भ व न, इन तीनों अक्षरों को, तीनों वर्णों को मिलाया गया तो एक शब्द बना भवन। तो ये हो गया शब्द। शब्द और वर्ण के उदाहरण आपने देख लिए। इसके बाद अब अगला आएगा वाक्य। वाक्य में देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे लिखा है राम घर चल, राम घर चल। अब ये जब तक अलग अलग है तब तक वाक्य है, तब तक ये शब्द हैं, और जब ये एक में मिल गए राम घर चल तो ये वाक्य बन गया। पानी भर, अब पानी अलग शब्द है, भर अलग शब्द है, तो पानी भर, ये अगर हम एक साथ बोल देंगे तो ये शब्द हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद आएगा। एक अनुच्छेद में कई शब्द होते हैं और अनुच्छेद के बाद पूरा अध्याय बन जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे तीन बातों को, वर्ण शब्द और वाक्य, वर्ण शब्द और वाक्य, जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हिंदी में सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। ये भी पूछा जा सकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो लिपि की जब बात करेंगे, हम आगे ये टॉपिक लाएंगे, तो लिपि का मतलब ये है
कि जो हम लिख रहे हैं, जो लिखित चिन्ह है वही लिपि है, जो ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वही लिपि है। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। इसी तरीके से हम आगे और भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।